वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अभी मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ एंड नया ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। वी आर गोइंग टू केन्या। मैं केन्या में सोलो ट्रिप मारने के लिए जा रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सस्ता पड़ा। मतलब सिर्फ 16,000 की फ़्लाइट थी और उसमें चेक इन लगेज भी इंक्लूडेड है। मतलब थाईलैंड के जितना ही पड़ा ये तो। 35 kgs बैगेज दिया था यार। मतलब इतना लगेज तो मेरी लाइफ में नहीं है यार। मतलब मेरे पास जिंदगी में 12 किलो है, 35 किलो ऐसे ही दे दिया था फ्लाइट में। सिर्फ 16,000 की फ्लाइट है। और जो एयरलाइन है वो गल्फ एयर है। बहरीन के थ्रू पिट स्टॉप लेके जाएंगे। मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। बहरीन पे 1 स्टॉप है एंड देन केन्या जाता है वहाँ से। और आपको बहरीन के लिए कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस स्पेसिफिक फ्लाइट। मतलब ये वाला जो फ्लाइट रूट है मेरा। वैसे ट्रांजिट वीज़ा का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ, जैसे अगर आप कोई कंट्री पे स्टॉप लेके जा रहे हो तो क्या वो कंट्री एक्चुअली इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है या फिर वीज़ा लगता है, वो वाला पहला सवाल आता है। फिर आता है अगर वीज़ा फ्री है तो ऑब्वियसली ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ आता है कि क्या आपको एक्चुअली उस कंट्री में एयरपोर्ट के बाहर स्टेप आउट करना है। अगर आप एयरपोर्ट के बाहर जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। अगर वो भी नहीं है, अगर आपका मान लो कि अगर आपको लगेज चेकआउट करके चेक इन करना पड़ रहा है, मतलब कलेक्ट करके फिर से चेक इन करना पड़ रहा है और इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ रहा है इन द पिट स्टॉप कंट्री, तो भी वो ट्रांजिट वीज़ा लगेगा उसमें। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस है जिसमें लगता है और बहुत सारे केसेस में नहीं भी लगता है। तो कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करो, मैं आपको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी आपका जो भी डाउट है। एंड अगर उसमें भी सॉल्व नहीं होता तो आप एयरलाइंस को मैसेज कर सकते हो, एयरलाइंस को मेल कर सकते हो, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। उसमें भी नहीं हुआ तो फिर जो कंट्री है जिसमें पिट स्टॉप मार रहे हो वहाँ पे आप उसके एम्बेसी को मेल कर सकते हो एंड वो लोग आपको हेल्प कर देंगे ट्रांजिट वीज़ा फिगर आउट करने में। बट हाँ, अभी हम बहरीन के थ्रू जा रहे हैं केन्या नैरोबी एंड अभी कोई भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। सीधा वहीं पे जाएंगे। अभी मैंने जस्ट इमिग्रेशन क्लियर करा है दिल्ली एयरपोर्ट पे एंड अभी मैं मस्त बैठ के आराम से थोड़ा खाना वाना खा रही हूँ, चिल कर रही हूँ। और आपको बता देती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ कि क्या चल रहा है। तो केन्या जाने के लिए आपको ना वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा फ्री है केन्या। बट एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। आपको ETA की ज़रूरत है, जो ट्रैवल ऑथराइजेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA, जो ऑलमोस्ट वीज़ा की तरह ही है। ठीक है, ई वीज़ा की तरह ही है वो, बट टेक्निकली वीज़ा नहीं है, बट ETA लेना है आपको। एंड $35 का होता है। हाँ, $35 पे करा है मैंने। एंड उसका जो लिंक है कौन से वेबसाइट से लेना है, आपको उनके गवर्नमेंट वेबसाइट से एक ETA लेना है। ठीक है, ई वीज़ा जैसा ही होता है बट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसमें आप अपने सारे डिटेल्स डालोगे कि आप कौन हो, आप केन्या कब पहुंच रहे हो और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके लिए आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा, आपको 2-वे रिटर्न फ्लाइट टिकट्स देने पड़ेंगे एंड हाँ, बेसिक फॉर्म फिल करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और फिर आपका ETA आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाता है। वैसे 3 दिन के अंदर आना चाहिए, मेरा तो 6 घंटे के अंदर आ गया था, तो बहुत जल्दी आ जाता है। बट हाँ, जो फ्लाइट टिकट्स है उसमें मैंने ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट तो करा रखा था बट रिटर्न करा नहीं रखा था, तो मैंने डमी फ्लाइट दिया है। एंड डमी फ्लाइट टिकट बुक करने का मल्टीपल तरीके हैं, वैसे ट्रैवल एजेंट्स करके देते हैं एंड कुछ कुछ वेबसाइट्स भी है, 1 वे फ्लाई। बट वैसे सबसे ईजी और फ्री तरीका है एक डमी फ्लाइट टिकट लेने का, और वो है एमिरेट्स का वेबसाइट यूज़ करा। तो एक एयरलाइंस है, एमिरेट्स जो एयरलाइंस है उसके वेबसाइट में से आप एक रिजर्व फ्लाइट टिकट निकाल सकते हो, जिसमें आपके लिए वो फ्लाइट टिकट होल्ड करके रखते हैं फॉर 48 आवर्स एंड वो आप एक रिटर्न फ्लाइट के तौर दिखा सकते हो। बट एक्चुअल टिकट नहीं होता वो, बट फ्री तरीका है डमी फ्लाइट लेने का। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। एमिरेट्स के वेबसाइट पे जाना है और आपको जिस रूट का फ़्लाइट चाहिए, डमी फ़्लाइट चाहिए, उस रूट के सारे फ़्लाइट्स निकालना है। फिर आपको जाके वहाँ पे फ़्लाइट सेलेक्ट करके आपको एकदम चेकआउट तक पहुँचना है। फिर चेकआउट तक पहुँचने के बाद आप उसके लिए पे नहीं करना है, आपको पे एट स्टोर या फिर एमिरेट्स वर्ल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको एक रिजर्व टिकट मिल जाएगा, बट वो जो रिजर्व टिकट होगा उसके लिए आप पैसे नहीं दोगे। वो बेसिकली आपके लिए टिकट होल्ड करके रखते हैं कि आप 48 आवर्स तक उनके एयरपोर्ट पे आके उनके डेस्क पे पे कर सकते हो इन कैश या फिर कार्ड जो भी है एंड देन गेट द टिकट। बट आपको अभी पे करने का ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक रिजर्व फ्लाइट टिकट मिल जाएगा जो 48 आवर्स के लिए वैलिड है। तो ये डमी टिकट लेने का एक फ्री तरीका है जो
बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बट हाँ बेसिकली दिस वाज द डॉक्यूमेंट्स आई यूज्ड। और फिर मेरा केन्या ईटीए आ गया था, 6 घंटे के अंदर आ गया था। तो अब ईटीए है मेरे पास, और अब मैं एयरपोर्ट पे आई और मैं चेक इन करा, गल्फ एयर का था मेरा। तो मैंने अपना वीज़ा दिखाया, मतलब ईटीए जो केन्या का लिया था, और मैंने अपना वो डमी रिटर्न फ्लाइट दिया उनको, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने एमिरेट्स के डेस्क से चेक भी करवाया, और फिर वो पीएनआर एक्चुअली अब वैलिड नहीं है, क्योंकि जब मैंने ईटीए के लिए अप्लाई करा था तभी मैंने वो निकाली थी वो टिकट। तो उन्होंने एमिरेट्स वालों ने तो बोल दिया कि ये फेक है, तो इनको अलाउ मत करो करके। तो फिर मैंने वापस उसी टाइम पे एमिरेट्स की वेबसाइट से एक और डमी टिकट निकाली, और फिर वो चेक करवाया, और वो भी रिजर्व दिखा रहा था, वो कंफर्म नहीं दिखा रहा था, रिजर्व फ्लाइट टिकट दिखा रहा था। तो वो लोग मुझे बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे थे, बोलते कंफर्म फ्लाइट टिकट चाहिए। बट मुझे थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ा, बिकॉज आई वाज लाइक भाई इसमें लिखा हुआ है एमिरेट्स के वेबसाइट पे कि आपको जाके एयरपोर्ट पे करना है इसके लिए। अब मतलब कैसे मैं करूँगी अगर आप कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कंफर्म फ्लाइट टिकट चाहिए होता है आपको फॉर गोइंग टू केन्या, सिर्फ लिखा होता है कि ट्रैवल आइटनरी चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे भी ऐसा तो नहीं लिखा था, तो उन लोगों ने थोड़ा मना वना करा। फिर फाइनली उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मेरा ट्रैवल हिस्ट्री देखा और अलाउ कर दिया कि चलो तुम जाओ। तो फाइनली मैं गई, और फिर इमिग्रेशन पे भी बहुत सिंपल था, बस ईटीए तो था ही मेरे पास, एंड बस उतना ही चेक करा उन्होंने पासपोर्ट पे, बस स्टैंप लगा दिया। एंड अब हम कर चुके हैं इमिग्रेशन क्लियर, एंड आराम से बैठ के थोड़ा सा खाना वाना खा रही थी यहाँ पे। बट अगला अब हम फ्लाइट हमारा है थोड़े टाइम में, 4:30 बज रहे हैं सुबह, एंड फ्लाइट 5 o'clock की बोर्डिंग है, 5 in the morning की बोर्डिंग है, तो बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है अभी। तो अभी बस वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा खाना वाना खाया। और केन्या का क्या करना है, मतलब आइटनरी तो वैसे मेरे पास कुछ तगड़ा है नहीं, बट हाँ मसाई मारा कवर करना है, इतना मैंने सोचा हुआ है। एंड अगर उसके साथ लेक नवाशा, लेक नकुरू, अम्बोसेली नेशनल पार्क, ये सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सुना हुआ है। तो दिखते हैं अभी कैसा होता है। एंड अभी बोर्डिंग के लिए चलता है। एंड अगर आपको कोई और डाउट्स हो रहे हैं इसमें, तो आप नीचे कमेंट करके बोलो, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। तो गाइस केन्या में लैंड कर चुके हैं हम, नैरोबी एयरपोर्ट पे है, एंड अभी जस्ट डीबोर्ड कर रहे हैं। तो गाइस नैरोबी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, अभी इमिग्रेशन क्लियर करा हमने, एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बस पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास दे दिया, एंड वीज़ा मांग रहे थे वो जो मैंने ईटीए अप्लाई करा था, दैट्स व्हाट आई शोड देम, एंड दैट्स डन। एंड बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे तो रिटर्न फ्लाइट भी नहीं मांगा। एंड अभी मैं सिम कार्ड लेने के लिए इधर आई हूँ, एंड ऑलरेडी मैंने अपना बॉटल खो दिया है। आई हैव जस्ट लॉस्ट माई वाटर बॉटल, मतलब फ़्लाइट में छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया मुझे भी नहीं पता, बट आते ही केन्या कुछ जा चुका है, मेरा कुछ खो चुका है, और मेरी बहुत फटी रखी है, बिकॉज़ यहाँ पे ना मतलब चीज़ें खोने का बहुत डर है, क्योंकि यहाँ पे लोग उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं, ये बहुत सुना है मैंने आने से पहले। बट अभी आते ही मैंने अपने बॉटल खो दिया है, अरे यार, और इतना बुद्धू फील हो रहा है। बट हाँ, मेरे को एक बंदे ने देख के बोला कि देखो अपना फ़ोन अपने पास रखो, इधर उधर मत छोड़ो। मतलब मैं जब छोड़ के चली गई थी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अभी आगे जाके। एंड अभी मैं सिम कार्ड ले रही हूँ, तो आपको उसका बता देती हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड तो मिल ही रहा है, तो सिम कार्ड लेने के लिए लेट मी शो यू। तो ये सफारीकॉम का है, सफारीकॉम करके इनका टेलीकॉम नेटवर्क है, एंड जहाँ पे ये लोग ई सिम देते हैं। मेरे पास आईफोन है तो मुझे ई सिम ही लेना पड़ेगा। तो ये सिम कार्ड के प्राइसेस है, और यहाँ पे देखिए मतलब ई सिम भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। एंड 10 GB का ये लोग 1100 KES ले रहे हैं, जो बेसिकली 1000 रुपये होता है। तो मतलब $10 या 1000 रुपये के आसपास होगा, तो 10 GB का 1000 रुपये पड़ रहा है इधर। एंड मैं अभी तो वही ले रही हूँ, एंड उसके बाद जाके देखती हूँ कि और क्या ले सकते हैं, और क्या प्राइसेस है सिटी के अंदर। और मैंने डेटा ओनली वाला लिया है, लोकल मिनट्स और लोकल SMS वाला लेना है, जिसमें कॉलिंग भी मिले तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ेगा उसके लिए। सो अभी मैंने एयरपोर्ट पे थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करवा लिया है, इनका जो KES वाला करेंसी है। तो मेरे पास डॉलर्स था, मैं डॉलर्स लेके आई थी, एंड $40 ही करवाया, क्योंकि एयरपोर्ट पे जनरली रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस करके है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस मनी एक्सचेंज, एंड नॉट बैड, मतलब डिसेंट एक्सचेंज रेट दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो $100 का 12,000 KES मिल रहा है, मतलब कि डिसेंट रेट है, अच्छा है। मैंने अभी $40 ही एक्सचेंज करवाया है, तो $40 आपका आई थिंक रफली 4000 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पे मुझे वही 5 कितना मिलेगा रेट एक बार देख लेते हैं।
ये देखिए $40 मैंने एक्सचेंज करा तो अभी मुझे 5000 के KES मिल चुका है एंड दिस इज़ इनफ फॉर मतलब आज के लिए चल जाएगा, आज कल के लिए चल जाएगा, मतलब उसके बाद जाके सिटी में देखते हैं एक्सचेंज रेट कैसा है। सो गाइस मैंने सिम कार्ड ले लिया, थोड़ा सा कैश ले लिया, एक्सचेंज कर लिया और अब मैंने ऊबर बुक कराया अपना हॉस्टल जाने को। मेरे पास हॉस्टल भी बुक नहीं था यार अभी तक। मैंने जल्दी से कुछ सर्च करा एंड आई फाउंड मैड वेलवेट करके हॉस्टल है, बैकपैकर्स हॉस्टल, जो काफ़ी चीप भी था और काफ़ी कूल लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था फ़ोटोज़ से तो एटलीस्ट। तो मैंने अभी वो बुक कराया, मुझे $11 या $12 पड़ रहा है पर नाइट, विच इज़ 1100-1200 रुपये। अभी मैंने ऊबर बुक कराया। मैं सोच रही थी बस लेके जाऊँगी टू द हॉस्टल, बट मैंने 2-3 लोगों से पूछा और सबने मुझे बस लेने से मना करा। तो करेंसी एक्सचेंज वाली बंदी ने मुझे बोला कि आपको पता है आपको पता है सिटी के बारे में? मैंने बोला कि नहीं। तो फिर शी वाज लाइक कि हाँ, अगर आपको बस लेना है तो आपको वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। फिर एक और बंदी ने भी मुझे वही बोला कि बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा। और एक और आंटी मिली मुझे अभी, उन्होंने भी वही बोला कि बस अभी बहुत लेट होगा, बस आने में ही टाइम लगेगा, जाने में भी टाइम लगेगा, आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ तक बस जाएगा भी कि नहीं जाएगा, वी डोंट नो, सो टेक द कैब। और वैसे भी मुझे अभी मेरा पहला दिन है तो मुझे इतना पता भी नहीं है इस जगह के बारे में एंड मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 5-5:30 के बाद अकेले मत निकलना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, और ऊबर सेफ़ है ये बोला था मुझे। तो अब मैं ऊबर ले लिया है मैंने इसलिए, और मुझे 1100 पड़ा ऊबर, 1100 रुपये या फिर 1100 KES, ऑलमोस्ट सेम ही होता है हिसाब, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली उतना है। और अब मैं ऊबर का वेट कर रही हूँ, तो यार एक्साइटेड। फर्स्ट लुक ऑफ नायरोबी गाइस। अब मैंने ऊबर बुक कर दिया है, इनके साथ जा रहे हैं ऊबर में। और ये सिटी का व्यू है अभी एयरपोर्ट के पास। फर्स्ट लुक ये है। एयरपोर्ट तो बहुत ही छोटा सा था बट दिस लुक्स क्वाइट प्रिटी। देखते हैं जाके। ओके, तो सारा काम जो भी एयरपोर्ट पे था सब हो चुका है और अब हम हॉस्टल की तरफ निकल रहे हैं। एंड छोटा सा एयरपोर्ट था बट सब कुछ मिल गया वहाँ पे। बेसिकली आपको सिम कार्ड सॉर्ट करना है और थोड़ा सा करेंसी लेना है, छोटा छोटा लेके निकल जाना। एंड अब हम पूरा क्रॉस करके अपने हॉस्टल तक जाएंगे तो थोड़ा सा हमें छोटा सा व्यू मिलेगा इस सिटी का, नायरोबी का। तो देखते देखते जाएंगे हम। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी द हॉस्टल ऑल्सो, क्योंकि इतना सुंदर दिख रहा था वो ऑन द मेन पेज जहाँ से मैंने बुकिंग करी है। booking.com पे भी था, हॉस्टल वर्ल्ड पे भी था, बट मैंने हॉस्टल वर्ल्ड से करा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सस्ता था। booking.com पे शायद कुछ $14-15 दिखा रहा था और हॉस्टल वर्ल्ड पे $11 का था। तो अभी मैंने कर दिया है और ट्रैफिक में जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी पीक ट्रैफिक आवर है तो काफ़ी भीड़ होने वाला है। और हमने थोड़ा सा खिड़कियों को ऊपर कर दिया ताकि सुरक्षित रहे। और काफ़ी ज़्यादा रेन आने की भी संभावना दिख रही है मुझे, मतलब बारिश होने वाला है मुझे लग रहा है। तो अच्छा हो हमने कैब लिया, बस का तो बिल्कुल भी सीन नहीं लग रहा था इधर। तो अभी भैया बोल रहे हैं कि हमें एक्सप्रेस लेन लेना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा देना पड़ता है, बट एकदम धड़ाधड़ पहुँचते हैं हम। और यहाँ पे अभी ट्रैफिक होने वाला है बहुत ज़्यादा। पर मैंने बोला भाई ट्रैफिक पे चलते हैं, क्योंकि एक तो आपका एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा टोल का, और थोड़ा सा आप सिटी के अंदर जाते हो, यहाँ से जाते हो एक्सप्रेस वे में तो पूरा सिटी मिस हो जाता है आई थिंक। मतलब सिर्फ एक ही आप हाईवे पे निकल जाते हो। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, थोड़ा सा ट्रैफिक झेल लेंगे। वैसे भी हिंदुस्तान में तो ट्रैफिक में बैठे रहते हैं पूरा टाइम। तो हाँ, अभी हमने थोड़े से खिड़कियाँ ऊपर कर लिए ताकि सुरक्षित रहे, बस यही चीज़ देखना है। तो अब मैं फाइनली हॉस्टल में पहुंच चुकी हूँ। मैड वर्वेट हॉस्टल करके है एंड इट्स लुक्स लाइक अ वेरी कूल प्लेस। मतलब मैं आई और सब लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे, चिल कर रहे थे। और अब ने इमीडिएटली कुछ तो पाकिस्तानी खाना खाया है सबने मिलके। देयर इज़ वन गाय इन माई हॉस्टल कॉल्ड अहमद हु गॉट फूड फॉर ऑल ऑफ अस, पाकिस्तानी फूड, एंड वी हैड डिनर। एंड देन देयर वाज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ वन गाय कॉल्ड चांग, जो साउथ कोरिया, जो कोरिया से है, एंड उसका बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट करा। और काफ़ी अच्छा वाइब चल रहा है इस हॉस्टल में। काफ़ी क्यूट सा हॉस्टल है ये, मैड वर्वेट करके, जहाँ पे मैं हूँ। इसका लिंक भी मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे किचन भी है, ये देखो, यहाँ पे खाना बनाने के लिए किचन भी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी रह रहे हैं। एंड अभी तो मस्त समा बना हुआ है, आई थिंक लोग हैंग आउट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं इधर। देखो यहाँ पे 2 छोटे क्यूट डॉग्स भी है इनके काफ़ी क्यूटली खेल रहे हैं। हेलो चाय शाय। What is this one's name? Ollie. So cute. He was barking at me when I came.
and then he's cuddling also. He's barking and he's cuddling. आते इतना वार्म वेलकम मिल गया केन्या में, और जो ड्राइवर भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे थे. मतलब जो ड्राइवर भैया मुझे लेके आए ना, जिनको मैं दिखा रही थी, जो आई थिंक विक्टर नाम था उनका, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई केन्या के बारे में आते आते. और फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया, हम लोग ट्रैफिक में क्रॉस करके जा रहे थे तो वो मुझे टिप्स दे रहे थे कि भाई कभी भी ट्रैफिक में जा रहे हो तो हमेशा आप विंडो ऊपर करके जाना. मतलब यहाँ पे थोड़े से सेफ्टी कंसर्न्स हैं, मतलब नायरोबी में. तो उन्होंने बोला कि ट्रैफिक में अगर आप गाड़ी में बैठो तो हमेशा खिड़की ऊपर करना, वरना आपका फ़ोन छीन के ले जाएंगे. और या फिर अगर आप गाड़ी मूविंग व्हीकल है तो आप नीचे कर सकते हो खिड़की, बट देन बी केयरफुल. मतलब फ़ोन पे नज़र होना चाहिए आपके. मैं तो कैमरा वैमरा लेके बैठी थी यार, तो काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा. बट हाँ, यहाँ से ना अम्बोसेली नेशनल पार्क से आपको माउंट किलिमंजारो का भी व्यू दिखता है. यूजुअली माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन है, एंड यहाँ से वाइल्ड लाइफ सफारी करना बहुत ही एक्जॉटिक लगता है, क्योंकि एनिमल्स को आप देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ दिस ह्यूज माउंटेन. मतलब ये वॉल्केनो है वैसे तो.